गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, लास्ट डे हमने आपसे बात की थी। लास्ट डे हम बात कर रहे थे आपसे अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल एवं क्षारों के रासायनिक गुणधर्म में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो क्षार होते हैं, वो धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। हमने यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट बहुत सारे एग्जाम्पल आपको उससे संबंधित कराए थे, उससे संबंधित आपको प्रश्न भी आपको कराए थे। सेकंड पॉइंट था अपना कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, दो पॉइंट आपको हम करा चुके हैं। तो बात चल रही थी अपनी धातु ऑक्साइड से कि मैंने आपको बताया था धातु ऑक्साइड के मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे। जैसे मैंने बताया था आपको जो धातु ऑक्साइड होते हैं, जैसे जेडेनो, CuO, Na2O, CaO, MgO, ये सभी क्या हैं? धातु ऑक्साइड। क्या चीज है ये? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या है? ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? धातु ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। तो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है आपसे, और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस तरीके की होती है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा, छोटा सा आंसर है, आपको देना है केवल धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होती है इनकी? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मोस्टली प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न आपसे केवल इतना सा पूछा जाता है, छोटे प्रश्नों में डाल देता है वो एक नंबर का, कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होती है उनकी? क्षारीय। तो जितने भी ये आपको जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सभी की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है प्रकृति इनकी? सभी की होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। समझे ना? तो बेटा ये आपको धात्विक ऑक्साइड से संबंधी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। ये धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति से संबंधित बात हो गई। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड किस तरीके से अम्ल तथा क्षारों के साथ में अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? तो बेटा देखो, तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरा पॉइंट है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, क्षारों के साथ
अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट क्या है अपना कि अधात्विक ऑक्साइड। इससे पहले क्या पढ़े थे? धातु ऑक्साइड। तीसरा है अपना अधात्विक ऑक्साइड। क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। समझे ना? इनको ध्यान रखना है। क्या बनाएंगे? अधात्विक ऑक्साइड, लवण तथा जल। और धात्विक ऑक्साइड भी क्या बनाते हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड क्या देते हैं? वही लवण तथा जल देते हैं। इसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड भी क्या होते हैं? किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। अब हम बात करें कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधात्विक अर्थात अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। यदि अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दी जाए तो बनने वाले क्या होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। जैसे हम बात करें, देखो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है ये? अधात्विक ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही बात करें SO3, ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या हैं आपके? ये क्या है? अधातु है। और इन अधातुओं की अभिक्रिया किससे हो रही है? ऑक्सीजन से हो रही है। तो ये इनके साथ में मिलके ये क्या बना देते हैं? अधातु और ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्लियर बात? तो ये सभी हैं आपके अधात्विक ऑक्साइड। तो ये अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके ये सभी क्या हैं? अधात्विक ऑक्साइड हैं। और अधात्विक ऑक्साइड क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे CO2, जैसे CO2 प्लस किसके साथ बात कर रहे हैं हम? क्षारों के साथ। किसके साथ बात कर रहे हैं? क्षारों के साथ। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या चीज है? OH दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया? ये क्षार। और ये क्या है? अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो क्या बन गया? ये क्या चीज है आपकी? अधात्विक ऑक्साइड। क्या चीज है ये? अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? क्षारों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो बेटा देखो, मैंने अभी बताया था आपको क्या बनेगा? क्या बनेगा? लवण तथा जल। तो सबसे पहले क्या निकाल दो आप? जल निकाल दो। क्या निकाल दो? जल। यहां से ये गया, यहां से ये गया, इसको निकाल दो, जल बना दो इसमें से। तो H2O चला गया, H2O। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन निकल गई, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन वहां पर निकल गई। अब 1 ऑक्सीजन यहां पर क्या है? बची हुई है, अभी शेष है। और हमारा जो बचा कुचा है उसको अब जोड़ दो सीधा। देखो
Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसके साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा CO3, CO3 क्या बन गया लवण। क्या चीज है ये लवण, नाम क्या है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके हमेशा क्या बनाते हैं लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है ना। छोटा सा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, सबसे सरल एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है। ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको अधात्विक ऑक्साइडों के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं यहीं पर वैसे समाप्त होते हैं। तो अभी कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इनसे इससे संबंधी आपको ये पूछा जाता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो वो ध्यान रखना, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। कैसी प्रकृति के होते हैं अधात्विक ऑक्साइड, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपका आंसर क्या होगा अम्लीय प्रकृति के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मोस्टली इन दोनों में से आपसे पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ध्यान रखना है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न इसमें से जरूर डाल दिया जाता है। बिल्कुल ही आपको कन्फर्मली ये ध्यान रखना है कि अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर। देखो बेटा बहुत सारे ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अम्ल और क्षारों के साथ में, जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट के साथ में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके किस तरीके के रिएक्शन देते हैं, क्या क्या चीज़ बनाते हैं। तो ये बहुत सारी अभी आपकी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 1 या 2 जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं इनसे संबंधित ही आपको दिया हुआ है, तो ज़्यादा आपको मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा। तो बेटा ये तुम्हारा जो अम्ल तथा क्षारों के कुछ रासायनिक गुणधर्म थे उनके बारे में मैंने अब आपको बताया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। ठीक है। तो बेटा अब अपना जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा कि जो अम्ल एवं क्षार होते हैं उनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं। अम्ल एवं क्षारों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं ये हम पढ़ेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अम्ल तथा क्षारों के। तो बेटा हम बात कर रहे हैं आपसे अम्ल एवं क्षारों के दैनिक जीवन में उपयोग से। तो बेटा दैनिक जीवन में अम्ल एवं क्षारों का दैनिक जीवन में हमारा जो दिनचर्या होती है, हमारी दैनिक दिनचर्या जो होती है उनमें किस तरीके से उपयोग किया जाता है, और ऐसे कौन कौन से अम्ल और क्षार होते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में योगदान होता है, क्या क्या योगदान होता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, देखो बेटा उसमें सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका अणुसूत्र क्या होता है, HCl होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखो बेटा पहला उपयोग होता है इसका कि इसका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में जो बॉयलर होते हैं, सिंक बॉयलर और सिंक को साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा अम्ल राज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग सेकंड आपका है अम्ल राज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अम्ल राज जो होता है ये एक्वारेंजिया कहलाता है, एक्वारेंजिया कहा जाता है। मैंने आपको एक्वारेंजिया मैंने कई बार इसके बारे में आपसे बात की है
कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को पागल बनाने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है। गांव के अंदर ज़्यादा यूज में लिया जाता है ये, सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए, सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए ये अम्लराज का उपयोग किया जाता है। सोने जो चांदी के आभूषण होते हैं उनको साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अम्लराज का उपयोग करते हैं। अम्लराज जो होता है ये मिश्रण होता है HCl का और HNO3 का। जो मिश्रण होता है वो मिश्रण कहलाता है आपका अम्लराज। क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बेटा देखो, अम्लराज बनाने में किसका उपयोग करते हैं? HCl का उपयोग करते हैं। नमक उद्योगों में भी किसका उपयोग किया जाता है? HCl का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोगशालाओं में आप अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग करते हो। तो बेटा आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के कोई भी हम क्रियाकलाप करते हैं, कोई भी हम प्रयोग करते हैं, उनमें मुख्य रूप से HCl का, H2SO4 का, इनका एक अभिकर्मक के रूप में हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो बेटा ये कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग होते हैं जो आपके लिए दैनिक जीवनचर्या में काम में आते हैं। दूसरा आता है अब आपका नाइट्रिक अम्ल। देखो नाइट्रिक अम्ल के क्या उपयोग होते हैं? पहला होता है, मैंने अभी बताया था कि सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है आपका कि इनका उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, खाद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है आपका प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं हम, तीसरा आता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका अणुसूत्र होता है H2SO4। तो इसके क्या उपयोग होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? देखो इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है अम्लों का राजा किसे कहते हैं? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। दूसरा, जो सेल, कार, ट्रैक्टर की जो बैटरियां होती हैं उनमें विद्युत अपघटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर की बैटरियों के अंदर, जो कार की बैटरियां होती हैं सेल के अंदर, इसको हम एक अपघटक के रूप में इसका उपयोग क्या करते हैं? किया जाता है। विद्युत अपघटक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा है आपका प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। सीधे आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि आपसे पूछेगा, वो सीधा प्रश्न पूछता है कि H2SO4 के क्या उपयोग होते हैं। तो एक दो उपयोग आपको ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए पहले मैंने यहाँ पर इस तरीके से, आप बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने पहले से इनको यहाँ पर नोट किया हुआ। देखो चौथा है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा आता है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल होता है इसे हम एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? देखो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपसे सीधा एक प्रश्न डाल दिया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित रखने में हम किसका उपयोग करते हैं? अर्थात खाद्य पदार्थ, खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं जैसे अचार है, मुरब्बा है, उनको संरक्षित रखने में, उनको लंबे समय तक सही बनाने अर्थात रोगों से बचाने के लिए हम मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। लंबे समय तक फफूंद से बचाने के लिए अर्थात खाद्य पदार्थों को संरक्षित लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जो लकड़ी के जितने भी आपके फर्नीचर वगैरह होते हैं, आलमारी वगैरह होते हैं, दरवाजे वगैरह होते हैं, उनको साफ करने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो बेटा ये आपको कुछ ध्यान रखने हैं। 4 तो ये हो जाते हैं आपके। उसके बाद में तुम्हारा अगला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हो गई आपकी कुछ अम्लों से संबंधी की मुख्य रूप से जो जितने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो मुख्य मेन आपके अम्ल होते हैं उनके उपयोग आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं। उसके बाद में अब बात आती है आपकी क्षारों से संबंधी। देखते हैं कौन कौन से क्षार होते हैं और उन क्षारों का उपयोग कौन कौन से उपयोग होते हैं उनके। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम
हाइड्रोक्साइड से। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज़ है? क्षार है। क्या चीज़ है? क्षार। तो अब हमारा क्षार आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला, चौथा 4 हो गए थे, 5वां नंबर लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा जल्दी जल्दी से मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, क्यों? केवल उपयोग है, थ्योरी है, आपको नोट्सों में पहले से लिखे हुए हैं, आप उनमें से केवल इनको स्टडी कर सकते हैं। अणुसूत्र क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। तो इसका पहला उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक, डिटर्जेंट बोलते हैं जिसको, अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक का मतलब क्या है? डिटर्जेंट, ठीक है ना। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? NaOH का उपयोग करते हैं। दूसरा, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कागज उद्योगों में, कागज उद्योगों में भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखने हैं आपको ये केवल कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में, कागज उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 5वां, छठा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अणुसूत्र क्या होता है? CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग क्या होते हैं? इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं? एक तो बेटा मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मिट्टी की अम्लीयता। इंपोर्टेंट है ये, आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पहला हो गया आपका, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, चूना तथा सफेदी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है, जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं या कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर? ध्यान रखोगे ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि आपसे कैसे पूछा जाएगा कि मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर बात? उसके बाद में अब अपना अगला आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। 6 हो गए। उसके बाद में 7वां आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। देखो बेटा, इसका अणुसूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अणुसूत्र क्या होता है इसका? MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका पहला उपयोग होता है कि इसे दूध या मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। और देखो बेटा, इसे दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसे दूध या मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है दूध या मैग्नीशियम के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से किसे जाना जाता है? MgOH का होल ट्वाइस। अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? दूध या मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका जब हम इसका तरल पदार्थ जो होता है उसको अब जब देखते हैं तो वो सफ़ेद होता है, दूध के समान होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दूध या मैग्नीशियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध या मैग्नीशियम कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से किसे जाना जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। सेकंड, दूसरा, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में। एंटासिड का मतलब होता है प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है अपना, देखो बेटा, जो अम्लीयता होती है उसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसी का उपयोग करते हैं मुख्य रूप से। और मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से आपकी प्रयोगशालाएं होती हैं उनके अंदर अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। तो तीसरा हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो बेटा आपसे पूछा जाता है एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाए। प्रति अम्ल का मतलब होता है कि जब हमारे पेट के अंदर गैस एसिडिटी हो जाती है तो हमारे पेट के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो अम्ल की मात्रा को बढ़ने को, अर्थात उसको उदासीन करने के लिए